दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक कहानी जिसका नाम है पूस की रात। ये कहानी आपने सुनी होगी बचपन में और हो सकता है उसके बाद भी कई बार, लेकिन आज इस कहानी को फिर से याद करते हैं। चलिए सुनते हैं हल्कू वाली कहानी, पूस की रात। हल्कू ने घर आकर अपनी पत्नी मुन्नी से कहा, घर में जो रुपए रखे हैं उसे ले आओ। सहना आया, अब वो भी सहना को दे दोगे तो माघ पूस की कड़कड़ाती ठंड कैसे कटेगी? सहना से कह दो अभी पैसे नहीं है, फसल कटने पे देंगे। हल्कू एक घड़ी सोच में पड़ गया कि मुन्नी की बात भी सही है, कंबल के बिना तो ठंड काटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हल्कू उस अड़ियल सहना को जानता था, वो पैसे लिए नहीं जाएगा। हल्कू ने सोचा कि सर्दियों को सर्दियों में देख लेंगे, फिलहाल इस बला से तो पीछे छूटे। हल्कू अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा और उसके पास जाकर बैठते हुए धीरे से उसकी खुशामद करते हुए बोले, अरे दे दो ना, कम से कम ये पीछा तो छोड़ेगा, और कंबल के लिए तब तक मैं कोई दूसरा उपाय कर लूंगा। हल्कू की बात सुनकर मुन्नी गुस्सा हो गई। हल्कू को गुस्से से घूरती मुन्नी ने कहा, तुम तो चुप ही रहो, उपाय कर लूंगा। अरे कौन सा उपाय कर लूंगा? है कोई उपाय तुम्हारे पास? ऐसे कोई खैरात में तुम्हें कंबल दे देगा क्या? न जाने कौन सा कर्ज है जो कभी चुकता ही नहीं। तुम ना खेती करना छोड़ दो, क्या फायदा खेती का जब फसल होते ही पूरी कमाई कर्ज चुकाने में चली जाए? और तुम्हें जो सही लगता है करो, लेकिन मैं एक पैसे नहीं दूंगी। हाँ। मुन्नी को गुस्से में लाल होता देखकर हल्कू उदास हो गया और धीमे से बोला, तो क्या मैं उसकी गाली खाऊं? उसकी बात सुनकर मुन्नी का मन पसीज गया और आवाज में, उसकी बात सुनकर तो क्या मैं उसकी गाली खाऊं? उसकी बात सुनकर मुन्नी का मन पसीज गया। ऐसे कैसे देगा गाली वो? उसका राज चलता है क्या यहां पर? मुन्नी जानती थी कि हल्कू की बात में कड़वी सच्चाई है, इसलिए वो उठी और चुपचाप कमरे से रुपए निकाल कर ले आई और हल्कू को थमाते हुए बोली, मैं फिर कह रही हूं, तुम ये खेती बाड़ी छोड़ दो। मजदूरी करोगे तो कम से कम किसी की सुननी तो नहीं पड़ेगी और 2 वक्त का खाना तो नसीब होगा। मुन्नी की बात सुनकर हल्कू चुपचाप सर झुकाए रुपए लेकर बाहर चला गया। हल्कू इन 3 रुपए की अहमियत जानता था, जिसे उसने पाई पाई जोड़कर कंबल खरीदने के लिए जमा किए थे। सहना को रुपए थमाते हुए हल्कू के हाथ कांपने लगे, जैसे वो सीने से अपना दिल निकालकर सहना की हथेली में रख रहा। वक्त बीतता गया और पूस की वो कड़कड़ाती सर्द रातें भी आ गई। आसमान में जैसे चांद तारे भी ठंड से ठिठुरने लगे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे बांस व पत्तों से बनाए मचान के नीचे पुरानी सी चादर ओढ़े कपकपाते हुए बैठा था और साथ में उसका कुत्ता जबरा भी उसके साथ था, जो सर्दी के कारण कूं कूं करके आवाजें निकाल रहा था। और ठंड इतनी थी कि दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सर्दी से खुद को बचाने के लिए हल्कू ने अपनी गर्दन को घुटनों से सटाते हुए कुत्ते की तरफ देखते हुए कहा, जब पता था कि यहां इतनी ठंड है तो क्यों मेरे पीछे पीछे आ गया तू? मालूम नहीं तुझे यहां इतनी ठंड है? घर में होता तो कम से कम 4 दीवारी में ठंड तो नहीं लगती तुझे। अब पड़े रहे यहीं पे। जब जबरा शांत हो गया, शायद उसे पता चल गया कि उसके मालिक को कूं कूं की आवाज से नींद नहीं आ रही हो। इसके बाद हल्कू गर्दन को घुटनों पर सटाए सटाए सोचने लगा, सब किस्मत की बात है। हम यहां ठिठुरते हुए रात काट रहे हैं और वो पैसे वाले बिना कुछ किए ही मजे लूट रहे हैं। इसके बाद हल्कू ने चिलम भरी और ठिठुरते हुए उसे पीने लगा। हल्कू ने अपने कुत्ते जबरा को देखा और बोला, आज ये रात किसी तरह काट ले, कल मैं तेरे लिए पुआल बिछा दूंगा, तब इतनी ठंड नहीं लगेगी तुझे। हल्कू वहीं जमीन पर लेट गया और सोचा कि कुछ देर के लिए आंखें मूंद कर सो लूं। लेकिन जैसे ही उसने आंख बंद की, ठंड की चुभन जैसे पूरे शरीर में सुइयां चुभोने लगी। कुछ देर करवट बदलने के बाद हल्कू पूस की रात को कोसते हुए उठकर बैठ गया। जब सब कुछ करने के बाद भी ठंड जाने का नाम नहीं ले रही थी, तो हल्कू के पास बैठे अपने कुत्ते को उसने उठाया और उसे गोद में लेकर लेट गया। ठंड से बचने के लिए जबरे के शरीर से आ रही दुर्गंध को भी हल्कू ने नजरअंदाज कर दिया। जबरा को भी गर्माहट मिल रही थी और उसने भी आंखें मूंद ली थी और सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी जबरा को कोई आहट सुनाई थी।
वो एकदम से सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। जबरा अचानक मचान से बाहर निकला और इधर उधर दौड़ते हुए जोर जोर से भौंकने लगा। कुछ देर यहां वहां भौंकने के बाद जबरा दोबारा हल्कू से सट कर बैठ गया। ऐसे ही रात का एक और घंटा बीत गया और ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हल्कू उठकर बैठ गया। वो दोनों हाथों से टांगों को कसकर पकड़े हुए घुटनों पर सर टिकाए बैठा था। ठंड में हल्कू को लगा कि जैसे उसका खून जम गया हो और वो बेबसी से बस सुबह होने का इंतजार करने लगा। हल्कू के खेत के सामने ही आम का एक बड़ा सा बाग था, जिसे देखकर वो सोचने लगा कि पतझड़ शुरू हो चुकी है और जरूर इन पेड़ों से पत्तियां झड़ी होंगी, तो क्यों ना इसके सूखे पत्ते लाकर देर तक आग ही सेक लूं। हल्कू ने सोचा कि वो पत्तियां उठाने तो चला जाए, पर कहीं रात के अंधेरे में उसे कोई जानवर उस पर हमला ना कर दे और कहीं उसे कुछ तरह देखकर भूत भूत ना समझ ले। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद हल्कू उठा और एक सूखे पौधे को उखाड़कर उसने मशाल की तरह जलाकर पेड़ों की तरफ वो चल पड़ा। अपने मालिक को जाता देखकर जबरा भी झट से उठ गया और दुम हिलाते हिलाते हल्कू के पीछे हो लिया। पेड़ों के पास पहुंचकर हल्कू ने उन बड़े से पेड़ों को देखा जो अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। अपने मन के डर को दबाते हुए हल्कू नीचे झुका और पेड़ों के आसपास पड़ी पत्तियों को बटोरने लगा। सूखे पत्तों को समेटने की वो आवाज और ठंडी हवा के झोंकों से आ रही पेड़ों की सरसराहट हल्कू को डरा रही थी। ठंड में नंगे पांव पर कंकड़ तो मानो तीर की तरह चुभ रहे थे। उन सब से ध्यान भटकाने के लिए हल्कू ने जबरा से बात करनी शुरू कर दी और कहने लगा, लग रही ना तुझे भी बहुत भूख, हाँ, और ठंड भी लग रही है। बस थोड़ी सी पत्तियां और इकट्ठा कर लेते हैं, फिर दोनों खूब आग सेकेंगे। हाँ। हल्कू जितनी पत्तियां समेट सकता था उसने समेट ली और वो सब समेट कर वो मचान की तरफ चल पड़ा। मचान के बाहर पहुंचकर हल्कू ने पत्तियों में आग लगाई और देखते ही देखते आग धधकने लगी और उसकी लपटें पेड़ों को छूने लगी। हल्कू और जबरा वहीं आग के पास बैठ गए। जबरा भी आग के पास पसर कर लेट गया और उन लपटों को देखने लगा। हल्कू जबरा की ओर देखकर कहने लगा, देखा, कहा था ना मैंने, अलाव जलाते ही ठंड नहीं लगेगी। अब सेक ले जी भरकर आग, आजा। कुछ समय बाद वो आग की लपटें जैसे कहीं गुम हो गई और पत्तियों का ढेर सिमटकर राख में बदल गया। अब तो बस कोई हवा का झोंका आता तो बची कुची चिंगारी कहीं बीच में लाल लाल अनार के दानों से दिखाई देती। हल्कू राख की थोड़ी सी गर्माहट में वही चादर ओढ़े दुबक कर बैठा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी ठंड उसे और जकड़ने लगी थी। कुछ देर बाद हल्कू वहीं राख के ढेर के पास लेट गया। हल्कू को नींद आने ही वाली थी कि जबरा फिर से अचानक उठकर बैठ गया और खेत की तरफ जोर जोर से भौंकने लगा। हल्कू के कानों में भी कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे जानवरों का बड़ा झुंड खेतों में घुस आया, उनकी फसल को चर रहा। जानवरों की हलचल की पूरी आवाजें हल्कू के कानों में पड़ रही थी। हल्कू आंखें मूंदे ही सोचने लगा कि जबरा के होते हुए आखिर कोई जानवर खेतों में कैसे घुस सकता है। जरूर मुझे कोई धोखा ही हुआ होगा। हल्कू ने आंखें खोले बिना जबरा को आवाज लगाई, लेकिन जबरा खेतों की तरफ मुंह किए जोर जोर से भौंकता रहा, पर उसके पास नहीं आया। कुछ देर बाद खेतों में चरने की आहटें और तेज हो गई और अब हल्कू को पूरा यकीन हो गया कि खेत में जरूर जानवर घुस आए। अपने आलस को झकझोरते हुए हल्कू आधे मन से उठा। इस कपकपाती ठंड में उठकर खेत में जाना और फिर जानवरों को भगाना उसे बेहद मुश्किल सा लग रहा था। हल्कू वहीं बैठे बैठे जबरा को आवाज देने लगा। हल्कू की आवाज सुनकर जबरा और भी जोरों से भौंकने लगा। खेतों में नीलगाय का झुंड घुस आया था, जो पूरी तैयार फसल को चरने के साथ ही उसे तहस नहस किए जा रहा था। जबरा अपना गला फाड़ फाड़ के भौंका जा रहा था, जैसे उन्हें वहां से चले जाने को कह रहा हो। इस बार हल्कू ने पक्का इरादा करते हुए खुद को समझाया और चादर को शरीर पर लपेटते हुए खेत की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा। हल्कू कुछ कदम ही चला था कि अचानक तेज हवा के झोंके ने उसके कदम रोक लिए। हल्कू को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने सैकड़ों सुइयां उसके शरीर में चुभा दी और उसका पूरा शरीर अकड़ गया। हल्कू दौड़ता हुआ राख के ढेर के पास आ गया और पास पड़ी लकड़ी से उसे कुरेदने लगा ताकि उसके शरीर को कुछ गर्माहट मिले। जबरा खेतों के पास भौंकता रहा और हल्कू उस राख के ढेर के पास सिकुड़ कर बैठा रहा, जैसे उसे किसी ने जकड़ रखा।
नील गाय के झुंड ने देखते ही देखते पूरे खेत को तहस नहस कर दिया। हल्कू उसी राख के ढेर के पास चादर ताने सो गया और जानवरों के जाने के बाद जबरा भी हाफते हुए हल्कू के पास आकर बैठ गया। सुबह जब हल्कू की आंख खुली तो दिन चढ़ाया था और धूप निकल आई थी। सामने बैठी मुन्नी उसे गुस्से से घूरते हुए जोर जोर से कह रही थी, दिन भर सो ही रहोगे क्या? उठकर देखो तो सही, जानवरों ने पूरी फसल का क्या हाल कर दिया। हम क्या करेंगे? तुम्हारे रात में खेत में होने का फायदा क्या है? अगर चादर तान कर सोना है तो घर भी रहा करो। मुन्नी को चुप होते ना देखकर हल्कू धीरे से उठा और उसने कहा, क्या क्या तुम खेत से होकर आ रही हो? क्या क्या सच में हमारी पूरी फसल तबाह हो गई है? मुन्नी ने गुस्से से जवाब देते हुए कहा, हाँ, सब कुछ खत्म हो गया है, हम तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो गए। हल्कू जानता था कि मुन्नी ऐसे चुप नहीं होगी, तो उसने बहाना बनाते हुए कहा, अरे तुझे तो बस खेत की पड़ी है, मैं यहाँ रात में मरते मरते बचा हूं बाल बाल। रात को मेरे सीने में इतनी तेज दर्द उठा कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था, और ये मैं ही जानता हूं कि दर्द मैंने पूरी रात कैसे उस कड़कड़ाती ठंड में उस दर्द के साथ पूरी रात को काटा है। हल्कू की बात सुनकर मुन्नी फिर कुछ नहीं बोली। फिर दोनों खेत के पास आ गए और बुरी तरह रौंदे हुए खेत को देखने लगे। खेत की दुर्दशा देखकर मुन्नी के चेहरे पर उदासी छा गई और मन ही मन सोचने लगी कि अब गुजारा कैसे होगा। पर हल्कू के चेहरे पर एक अलग शांति थी। मुन्नी ने चिंता जताते हुए हल्कू से कहा, लगता है अब मजदूरी करके ही दिन काटने पड़ेंगे। हल्कू ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हाँ, पर चलो, कम से कम इन सर्द रातों में यहां सोना तो नहीं पड़ेगा।